दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी की अगली क्लास को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 37वां लेक्चर है। देखिए ये क्लास आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चे सामान्य अध्ययन यानी जीएस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए शानदार क्लास है। एक दिन में 15 सब्जेक्ट पर चर्चा होती है। 15 सब्जेक्ट पर चर्चा आपके साथ कोई करने वाला नहीं है। स्कूल टाइम आपको याद आ जाएगा, जैसे कभी हम हिस्ट्री पढ़ते थे, ज्योग्राफी पढ़ते थे, हिंदी की क्लास, इंग्लिश की क्लास, मैथ की क्लास, वैसा आपको फील होगा क्योंकि हम अपनी क्लास में 15 सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां पर चाहे प्राचीन हो, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, जनसंख्या नगरीकरण जो आप नहीं पढ़ते लेकिन सवाल आता है, इसी तरह से भारतीय राज्य व्यवस्था, भौतिक रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, साइंस टेक के सवाल, यूपी स्पेशल सवाल, पर्यावरण के सवाल, इकोनॉमिक्स के सवाल, सब कुछ करने वाले हैं और साथ ही साथ प्री मेंस दोनों को कवर करते चलेंगे आज। और इसी क्लास में प्री और मेंस दोनों के सवाल आपको मिलेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए, अच्छा लगेगा तो पीछे के वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, सीधे आते अपने टॉपिक पर। याद रखेंगे अभी हमारे प्लेटफॉर्म से टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया। जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, उनको पहले एक बार टेस्ट दे लेना चाहिए। ये मॉक टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लो, बहुत शानदार सी है। ठीक है, बाकी समीक्षा अधिकारी के लिए दोस्तों 2 स्पेशल किताबें भी तैयार किया था हम लोगों ने, जिसमें एक हिंदी किताब, एक जीएस की किताब। ये दोनों किताब भी आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को, और ध्यान से पढ़िएगा और एक एक सवालों का जवाब दीजिएगा। पहला जो चैप्टर है प्राचीन इतिहास से संबंधित सवाल है। लिख रहा दोस्तों, प्री परीक्षा 2014 में आपसे सवाल पूछा गया था कि नैनार कौन थे। लगेगा बड़ा आसान सा सवाल है सर, ये क्या आपने पूछ दिया। ठीक है, नैनार कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है कि नैनार किसे कहते थे। जो शैव धर्मानुयायी होते थे उन्हें क्या कहते थे दोस्तों, उन्हें नैनार कहते थे, नैनार। ठीक है, जो शिव की उपासना करते थे, क्या करते थे दोस्तों, ये शिव को अपना आराध्य मानते थे, उन्हीं की उपासना करते थे। जो वैष्णव धर्मानुयायी थे उन्हें क्या कहा जाता दोस्तों, उन्हें वैष्णव भी कहा जाता था। वैष्णव के अलावा उन्हें अलवार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अलवार कहा जाता था। ये विष्णु के उपासक थे। जो शक्ति की उपासना करता था, शक्ति के उपासक। ठीक है, शक्ति के उपासक, इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें शाक्त कहा जाता था। सूर्योपासक मतलब सूर्य की उपासना। ठीक है, जो सूर्य की उपासना करते थे उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, सूर्योपासक कहते हैं। तो यहां पे जो हमारा सही जवाब है वो क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला। आयोग आज आपसे ये सवाल किया ना, अगली बार डिफिकल्ट सवाल पूछ सकता। सुनिए जरा मैं क्या बता रहा हूं। मान लीजिए आयोग ने आपसे पूछा कि शैव धर्म का पहला उल्लेख कहां मिलता है, पहली बार शैव धर्म के बारे में उल्लेख कहां मिला है, यह आपसे पूछ लिया गया, तब आप क्या बताएंगे। जैसे ये पिछली क्लास में अगर आपको याद होगा, आपने देखा होगा, तो मैंने आपको बताया था कि वैष्णव धर्म का उल्लेख कहां मिलता है। ठीक है, वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख, ठीक है, सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिला है, तो मैंने बताया था कि इसका उल्लेख मिला है उपनिषद में। कहां मिला दोस्तों, उपनिषदों में इसका उल्लेख मिला है। ठीक है, उपनिषद मिला है। उसी तरह से शैव धर्म का उल्लेख कहां मिलता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, महाभाष्य में। कहां मिलता है दोस्तों, महाभाष्य। महाभाष्य का नाम तो सुना होगा। महाभाष्य की रचना दोस्तों किसने किया है, तो याद रखिएगा पतंजलि ने किया। किसने किया दोस्तों, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना किया है। और उन्हीं की रचना में दोस्तों पहली बार शैव धर्म का उल्लेख मिलता है। बच्चों का दिमाग भी नहीं जाएगा। अगर आप में से कितने ऐसे बच्चे जिनको यह जवाब पता था, बताओ। इतना जाके डीप में पढ़ोगे तब समझो कि आप समीक्षा अधिकारी बन सकते हो। अगला सवाल सुनना, लिख रहा शिव पूजा का पहला वर्णन दोस्तों कहां मिलता है, शिव पूजा का। यहां तो शैव धर्म की बात करा, यहां शिव पूजा के पहले वर्णन की बात करा दोस्तों, तो शिव पूजा का पहला वर्णन मिलता है मत्स्य पुराण में। कहां मिलता है दोस्तों, मत्स्य पुराण में। हां, अगर यहां पर शिवलिंग पूजा के प्रमाण की बात की जाए, मान लीजिए आपसे सवाल पूछ रहा है शिवलिंग पूजा। ठीक है, शिवलिंग का प्रमाण दोस्तों पहली बार कहां से मिला है, तो याद रखिएगा, आपने सुना होगा कालीबंगा। कालीबंगा का नाम सुना है, यह हड़प्पा कालीन स्थल है दोस्तों, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, घग्गर नदी किनारे कहां पर दोस्तों, राजस्थान में स्थित है। याद रखेंगे, यहां से शिवलिंग पूजा का प्रमाण भी मिला है, यहां से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, यहां से भूकंप का प्रमाण मिला है। ये मैं जो स्थान बता रहा हूं, ठीक है, ये जो कालीबंगा बता रहा हूं, तो ये सारे सवाल भी आप याद रखेंगे। देखिए नितिन सर के साथ आने में फायदा ही है ना, जब हम सवालों को तोड़ करके पढ़ते हैं तो और चीजें मिलती हैं हमें। समझ में आ रहा है ना, ये मजा आ रहा है। लिख रहा है वैष्णव धर्मानुयायी क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो वैष्णव धर्मानुयायी को क्या कहते हैं, अलवार कहते हैं। क्या कहते हैं, अलवार कहते हैं। लिख रहा है दक्षिण भारत में शैव धर्म के उपासक कहलाए। जो दक्षिण भारत में शैव धर्म के उपासक थे उन्हें स्पेशली क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उन्हीं को हम नैनार कहते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम नैनार संत कहते हैं। जैसे इन्हें अलावार संत कहते हैं, उसी तरह इन्हें नैनार संत कहते हैं। एक सवाल और याद कीजिएगा,
आलावार संतों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो इनकी संख्या तो 12 है, लेकिन नैनार संतों की संख्या कितनी है? तो 63 मानी जाती। ठीक है, ये दोनों तथ्य भी आप साथ में याद करेंगे। आई बात समझ में? अब तो डाउट नहीं है ना? चलें बढ़े अगले क्लास पर, अगले सवाल पर ध्यान दीजिए। अगला सवाल मैंने लिया दोस्तों मिडावल हिस्ट्री से, मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित सवाल है। और यह सवाल दोस्तों प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया? किसके साथ दोस्तों? अकबर के साथ वैवाहिक संबंध किसने स्थापित किया था? राठौर ने नहीं, सिसोदिया वंश के लोगों ने नहीं, कछवाहा राजपूतों ने दोस्तों, याद रखेगा, कछवाहा राजपूत के द्वारा पहली बार दोस्तों वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया। और यह संबंध कहां से स्थापित हुआ दोस्तों? तो आमेर का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, यह आमेर कहां है दोस्तों? यह आमेर जयपुर में स्थित है। और जयपुर कहां है दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो आमेर के राजा भारमल थे, उनकी पुत्री के साथ दोस्तों अकबर का विवाह हुआ था, यह आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा किस शासक की बेटी ने सम्राट अकबर से विवाह किया? तो उस शासक का नाम था दोस्तों, ये कछवाहा शासक थे, कछवाहा राजपूत शासक भारमल। क्या नाम था दोस्तों? भारमल की पुत्री के साथ दोस्तों अकबर का विवाह हुआ था। याद रखेंगे, ये कहां संबंधित है? ये आमेर से संबंधित है, याद रखेगा। लिख रहा मुगलों के साथ समर्पण और सहयोग की नीति पालन करने वाला दोस्तों पहला राज्य कौन सा था जिसने अपने आप को पहली बार ही समर्पित कर दिया अकबर के चरणों में? वो याद रखेगा आमेर था। और किसने कभी नहीं किया, आजीवन नहीं किया? तो आजीवन समर्पण न करने वाला सिसोदिया वंश था। ठीक है, आजीवन समर्पण न करने वाला कौन था दोस्तों? याद रखेंगे सिसोदिया वंश के ही तो राणा प्रताप जी थे। ठीक है, राणा प्रताप का नाम बच्चे ने सुना होगा। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया, आपको याद होगा। ठीक है, लिख रहा चौहान, ये जो चौथा ऑप्शन चौहान दिया, लिख रहा चौहान की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुंड का जो सिद्धांत है, इसका उल्लेख दोस्तों कहां मिलता है? इस अग्निकुंड के सिद्धांत का पहली बार उल्लेख कहां मिलता है? तो एक रचना दोस्तों जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो ये रचना का नाम है। इसकी रचना किसने किया दोस्तों? तो इसकी रचना किया है चंद बरदाई ने। किसने किया दोस्तों? चंद बरदाई ने इसकी रचना किया है। उस रचना में दोस्तों पहली बार याद रखेंगे किसका प्रमाण मिलता? अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं कि इनका संबंध अग्निकुंड के सिद्धांत पर है दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अग्निकुंड ने अग्निकुल होना चाहिए। ठीक है, कुंड मत बोलिए, यहां कुल बोलिए, अग्निकुल। ठीक है, अग्निकुल होना चाहिए। जो मैंने पढ़ा है मुझे तो यही याद आ रहा है, अग्निकुल। बाकी एक बार आप अपने चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अग्निकुल। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है। बहुत ध्यान से सोचिए, समझिए, फिर से जवाब दीजिए। और ये सवाल मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया। समीक्षा अधिकारी का मेंस परीक्षा जो 2016 में हुआ था उसमें यह सवाल आया था। मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो क्लास हम कर रहे हैं इसमें प्री और मेंस दोनों के सवालों को करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाए और आपके मन में एक जो डर बैठा मेंस को लेकर के वो डर भी दूर होता चले। ठीक है, तो सवाल क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तेभागा आंदोलन, मोपला विद्रोह, पाबना किसान आंदोलन और बंगाल का नील विद्रोह, ये कौन सी घटना कब घटी थी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ था? याद रखेंगे बंगाल नील विद्रोह हुआ था। और बंगाल नील विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखेंगे ये नील विद्रोह हुआ था 1859-60 के दौरान। ठीक है, बंगाल नील विद्रोह जैसा कि लिखा भी हुआ दोस्तों, इसका लोकेशन कहां पर? बंगाल में इसका लोकेशन था, ये आप यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बंगाल नील विद्रोह, बंगाल का जो नील विद्रोह था ये 1859-60 के दौरान हुआ था, ये आप याद रखेंगे। दूसरे नंबर पे क्या आएगा दोस्तों? दूसरे नंबर पे पाबना किसान विद्रोह है। ये 1879 से 80 के दौरान दोस्तों हुआ था, ये पाबना किसान विद्रोह। अब बात आती है दोस्तों, ये जो पाबना है ये स्थान कहां पर? पाबना, तो पाबना दोस्तों पूर्वी बंगाल में। कहां पर दोस्तों? पश्चिमी बंगाल नहीं, पश्चिमी बंगाल तो भारत साइड है। पूर्वी बंगाल दोस्तों ये बांग्लादेश साइड है, याद रखेगा, पूर्वी बंगाल में था। और ये घटना कब घटी दोस्तों? तो 1879 से 80 के दौरान दोस्तों घटी थी पाबना किसान विद्रोह। तीसरे नंबर पे आता दोस्तों मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह का संबंध 1921 से है और यह केरल में हुआ था। मोपला जो स्थान दोस्तों ये केरल से संबंधित है। कहां से दोस्तों? यह केरल से संबंधित है। ठीक है, और कब हुआ था दोस्तों? 1921 में हुआ था। जो तेभागा आंदोलन दे रहा है यह आजादी के समय की बात है, 1946-47 में यह तेभागा आंदोलन हुआ था। लेकिन फिर वही सवाल कि सर ये तेभागा कहां पर पड़ता है? तो तेभागा जो जगह दोस्तों यह अभी बंगाल में स्थित है। ठीक है,
बंगाल में स्थित है और 1946-47 के दौरान यह आंदोलन यहां पर हुआ था। इसी तरह दोस्तों दक्कन का विद्रोह है। दक्कन जो जगह है दोस्तों ये महाराष्ट्र, आप याद रखेंगे दक्कन विद्रोह, ठीक है। और दक्कन विद्रोह कब हुआ था? तो ये पहले हुआ था 1875 में। वही साल है दोस्तों जिस साल आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किया था, ये उसी साल की बात कर रहा है। उसी साल दक्कन विद्रोह भी हुआ था। तो इस तथ्य को याद रखेंगे। तो यहां पर जो उत्तर बना दोस्तों, पहले का 4 वाला सही हो गया, दूसरे का 3 सही होगा, तीसरे का 2 सही होगा और चौथे का 1 सही होगा। तो 4 3 2 1 ये आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। तो 4 3 2 1 यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो गया। तो हमें दोस्तों ऐसे ही पढ़ना है, एक एक सवाल ऐसे इत्मीनान से पढ़ना है, सही ढर्रे से पढ़ना है और ये देखते चलना कि अगली बार आयोग आपसे क्या जानना चाहता है, ठीक है। अब अगला सवाल दोस्तों मैं दे रहा हूं आपको भारत के भूगोल से संबंधित सवाल, और यह सवाल प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है। यहां भी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है कि कौन सा परियोजना किस नदी पर बना हुआ है, यही बताना है। तो सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती जो दोस्तों ये 3 परियोजनाएं जो हैं, कौन कौन सा यहां पर भी मिल जाएगा आपको। गांधी नगर नहीं दोस्तों, गांधी सागर है। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर है। उकाई परियोजना ये तापी नदी पर है और तवा परियोजना तवा नदी पर। तो क्या उत्तर हो जाएगा? 2 1 3 4 ये आपका सही जवाब हो जाएगा। पहले 2 1 3 4 करके आगे बढ़ते हैं। 2 1 3 4 यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही उत्तर है, ठीक है। अब मैं यहां बताता हूं आपको एक एक चीजें। चंबल नदी की जब आप बात करेंगे कम से कम 3 परियोजना आप याद रखेंगे। एक पहला याद रखेगा दोस्तों गांधी सागर परियोजना। क्या याद रखेंगे? गांधी सागर परियोजना। दूसरे नंबर पे गांधी जी के साथ थे जवाहरलाल नेहरू जी, तो जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना। और तीसरे नंबर पे दोस्तों राणा प्रताप सागर। क्या दोस्तों? राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर परियोजना। ये 3 परियोजना दोस्तों आप याद रखेगा। जब चंबल नदी की बात करेगा सवाल यहीं से पूछा जाएगा। अगली बार क्या दे रहा दोस्तों? लिख रहा तापी नदी। तापी नदी पे दोस्तों कौन कौन से बांध बनाए गए? जो तापी नदी पे तो 2 बांध है दोस्तों, हमेशा याद रखेगा। एक है उकाई बांध है, एक उकाई बांध है, और दूसरा क्या दोस्तों? काकरा पारा। कौन सा है दोस्तों? उकाई और काकरा पारा जो बांध है ये कहां पर है? तापी नदी पे। तवा नदी पे दोस्तों तवा बांध ही बनाया गया है। झेलम नदी पर कौन सा दोस्तों? तो याद रखेगा सलाल बगलिहार दुलहस्ती। सलाल परियोजना यहां पर चलती है, सलाल परियोजना चलती है, बगलिहार परियोजना चलती है, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती, ठीक है, दुलहस्ती परियोजना। ये 3 परियोजना याद रखेगा। सतलज नदी पे दोस्तों 2 परियोजना बहुत फेमस है। एक तो दोस्तों आपने भाखड़ा नांगल का नाम सुना होगा, भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना भी सतलज नदी पर है। एक और प्रसिद्ध परियोजना दोस्तों नाथपा झाकरी। कौन सा दोस्तों? नाथपा झाकरी परियोजना, ठीक है। नाथपा झाकरी भी कहां दोस्तों? ये अभी आपके सतलज नदी पर है। तो सवाल जब भी पूछे जाएंगे इसी के इर्द गिर्द घूमता नजर आएगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये सारी बातें आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल विश्व के भूगोल से संबंधित सवाल है, ध्यान से पढ़िए। और ये मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है। मेंस 2016 का जो एग्जाम हुआ था उसी में आया था। पूछ रहा दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना, ठीक है। अब मुझे लगता है काफी सारे बच्चे, देखो भारत में नदियों के किनारे बसे शहर तो आपको याद है, ठीक है, लेकिन विश्व में जो नदियों के किनारे बसे शहर हैं वो शायद आपको नहीं पता हो। जैसे यहां पर लिख रहा है दोस्तों बान लिख रहा है राइन नदी के किनारे। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही दोस्तों। बान जो शहर है ये राइन नदी के किनारे है। और बान कहां पड़ता है दोस्तों? तो ये जर्मनी में पड़ता है, ठीक है। बान कहां पड़ता है? यहां पे नोट करते चलते हैं ना। बान जो है दोस्तों ये राइन नदी के किनारे स्थित है, राइन नदी किनारे। और ये कहां पर है दोस्तों? याद रखेगा ये जर्मनी देश में स्थित है। दूसरा जो कायरो लिख रहा है दोस्तों, कायरो नील नदी के किनारे स्थित है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। और यह मिस्र में स्थित है। कहां पर स्थित दोस्तों? यह मिस्र में स्थित है। तो कायरो जो है दोस्तों क्या याद रखेंगे? यह नील नदी के किनारे स्थित है। और इसका लोकेशन कहां दोस्तों? इसका लोकेशन है मिस्र। कहां लोकेशन है? मिस्र लोकेशन है। इसी तरह से न्यूयॉर्क जो है दोस्तों हडसन नदी के किनारे है। और न्यूयॉर्क तो बच्चा जानता है कि न्यूयॉर्क कहां दोस्तों? यह अमेरिका में स्थित है। तो याद रखेंगे न्यूयॉर्क कहां पर दोस्तों? यह हडसन नदी के किनारे स्थित है। और कहां पर दोस्तों? अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में, ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रिया की राजधानी दोस्तों वियना है। ये वोल्गा नदी के तट पर नहीं दोस्तों, यही आपका गलत दिया है। ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वोल्गा दे रहा दोस्तों ये गलत दे रहा है। तो बात आता दोस्तों जो वियना है इसका लोकेशन कहां है? देश ऑस्ट्रिया है। और ये किस नदी के किनारे है? तो यह अभी जो वोल्गा लिख रहा दोस्तों ये गलत है। यह डेन्यूब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है दोस्तों? यह डेन्यूब नदी के किनारे है। इसलिए यहां क्या होना चाहिए दोस्तों? यहां होना चाहिए डेन्यूब नदी, ठीक है। और किस देश में स्थित है दोस्तों यह वियना? तो याद रखेगा एक चीज और याद रखेगा, इसी वियना में दोस्तों ओपेक का मुख्यालय है।
ओपेक एक संगठन दोस्तों जो पेट्रोलियम देशों का समूह है, ये उसका मुख्यालय कहां पर दोस्तों, तो वियना उसका मुख्यालय है। ये बार बार परीक्षा में आता है दोस्तों। जो बर्लिन दिख रहा है, ठीक है, बर्लिन तो बच्चा बच्चा जानता है कि बर्लिन का लोकेशन कहां है दोस्तों, जर्मनी में है। और बर्लिन जो कहां पर स्थित है दोस्तों, याद रखेगा, यह स्प्रे नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, स्प्रे नदी के किनारे ये जर्मनी स्थित है, ठीक है, जर्मनी में स्थित है। पेरिस दोस्तों, एफिल टावर का नाम तो सुना होगा। पेरिस जो है दोस्तों ये सीन नदी के किनारे स्थित है। कहां पर है दोस्तों, पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है। और पेरिस कहां पड़ता है दोस्तों, ये आपके फ्रांस में पड़ता है, ठीक है, याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसे करके आपको चीजों को पढ़ना है, यानी कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, इस तरीके से पढ़ते चलिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला हमारा जो चैप्टर है या फिर हम सब्जेक्ट कर लें, ये हमारा जनसंख्या नगरीकरण वाला सब्जेक्ट है, जो हम जल्दी पढ़ते नहीं है, ठीक है, सोचते हैं लास्ट में पढ़ेंगे और हमेशा गलती हो जाती है। सुनिएगा, यहां प्री परीक्षा 2016 में सवाल पूछा गया कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसमें प्रदर्शित हुई। सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है दोस्तों, वो भी नगरीय जनसंख्या की बात कर रहा है, ये कहां पर दोस्तों, लिख रहा है कलकत्ता एवं दिल्ली, दिल्ली एवं बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता, या फिर मुंबई और दिल्ली। एक बात ध्यान दीजिए, ये जो चारों महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु, सारे ऑप्शन दोस्तों वहीं से हैं, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा नगरीय युग्म दोस्तों किसका है, यही आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा नगरीय युग्म कहां का है, बच्चा बच्चा जवाब जानता है कि मुंबई और दिल्ली, ठीक है। सपनों की जो है देश या शहर किसे कहा जाता है दोस्तों, मुंबई को। और दिल्ली आप जाने ना राजधानी, तो वहां भी दोस्तों बहुत ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है। तो मुंबई और दिल्ली याद रखिएगा। आइए मैं कुछ अच्छा सवाल आपको बताता हूं जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर कभी आपसे पूछे कि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, याद रखिएगा, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, गोवा है। जी हां दोस्तों, गोवा है। और कितना नगरीकरण है दोस्तों यहां पर, तो याद रखिएगा 62.17%। क्या है दोस्तों, नगरीकरण है। उसी तरह से किस राज्य का नगरी घनत्व दोस्तों सर्वाधिक है। देखिए, नगरीकरण ज्यादा कहां पर है, गोवा में, लेकिन अगर घनत्व की बात कर देगा तब आप दोस्तों क्या बताएंगे, तब आप बताएगा तमिलनाडु। क्या बताएंगे दोस्तों, तमिलनाडु। अच्छा, बच्चा यहां कंफ्यूज हो रहा है, आइए मैं एक नया सवाल देता हूं, आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सुनिएगा ध्यान से, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों कौन सा है, तो क्या बताएंगे, सबसे ज्यादा जनसंख्या सर तो उत्तर प्रदेश की है। कितनी है दोस्तों, चलो मान के चलते हैं लगभग 20 करोड़ से अधिक है, ठीक है, 20 करोड़ प्लस जनसंख्या दोस्तों कहां का, उत्तर प्रदेश का। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाए, ठीक है, आपको लगेगा यही क्वेश्चन, लेकिन सवाल अलग हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, एक शब्द लगा दिया घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दोस्तों कौन सा है, तो क्या बताएंगे। अब आपका जवाब चेंज हो जाएगा, अब उत्तर प्रदेश जवाब नहीं होगा, अब जवाब होगा बिहार। बिहार में जो जनसंख्या घनत्व दोस्तों, वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। पहले दोस्तों पश्चिम बंगाल था 2001 वाले जनगणना रिपोर्ट में, लेकिन 2011 वाले जनगणना रिपोर्ट में आंकड़ा बदल गया है और बिहार आपका जवाब हो गया। तो बताइए इन दोनों सवालों में अंतर है कि नहीं। उसी तरह से सबसे ज्यादा नगरीकृत पूछेगा तो गोवा बताएगा, और सबसे ज्यादा नगरीकृत घनत्व वाला पूछेगा तो क्या बताएंगे, तमिलनाडु बताएगा, ठीक है। आगे लिख रहा है दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है, दक्षिण एशिया का। आप कई बार किताब उठाएंगे या गूगल सर्च करेंगे तो आपको हमेशा दो उत्तर मिलेगा, एक भूटान मिलेगा, एक पाकिस्तान मिलेगा। लेकिन जो सही है दोस्तों, याद रखेंगे, जो सही उत्तर है वो क्या दोस्तों, भूटान आप करेगा, भूटान सही है। कई जगह पे दोस्तों आपको पाकिस्तान का भी नाम मिलता है, हाँ मिलता है, आप गूगल सर्च करके देखिए, पाकिस्तान का भी मिलता है, लेकिन इन दोनों में राइट आंसर कौन सा, भूटान। अगर भूटान न दिया हो तब आप अपना उत्तर क्या करेंगे, पाकिस्तान करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। अगर एक सवाल यहीं पे और बना रहा हूं दोस्तों, अगर सवाल आपसे पूछे कि सर्वाधिक नगरीकृत वाला देश, ठीक है, सर्वाधिक नगरीकृत देश, नगरीकृत देश कौन सा दोस्तों, तब क्या बताएंगे। जब सर्वाधिक नगरीकृत देश के बारे में बोलेगा तो क्या बताएंगे दोस्तों, सिंगापुर बताएगा। क्या बताएंगे, सिंगापुर। सिंगापुर में दोस्तों कितना नगरीकरण है, तो याद रखेगा 100%। अब कुछ बचा ही नहीं वहां पे, तो 100% हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे और क्या पूछ सकता है, मान लो परीक्षा में सिंगापुर नाम ही नहीं दिया तो अगली बार क्या याद रखेंगे, हांगकांग याद रखेंगे। मान लो हांगकांग भी नहीं दिया तो क्या याद रखेंगे, मोनाको याद रखेंगे। मान लो मोनाको भी नहीं दिया तो क्या याद रखेंगे, नौरू याद रखेंगे। ये 4-5 ऐसे देश हैं दोस्तों जहां पर नगरीकरण 100%, कोई गांव ही नहीं है, 100% नगरीकृत देश हैं सभी, यहां कोई गांव नहीं, गांव का वजूद ही नहीं है, 100% है। तो ये सवाल भी आप याद रखेंगे, अब तो गलती नहीं होगी ना। तो
तो इतना जब आप पढ़ते चलेंगे दोस्तों, तब मान के चलिए कि सच में हम पढ़ाई कर। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ऐसा महसूस होता है कि नितिन सर की जीएस क्लास पढ़ने के बाद लगता है कि नहीं, हमें और मेहनत की आवश्यकता है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सवाल है, बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, तब जवाब दीजिएगा। प्री परीक्षा 2016 में यह सवाल पूछा गया कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों की जाती है उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय, या फिर ए बी दोनों में, यानी उच्चतम और जिला न्यायालय में। ये जो कार्यकारी न्यायाधीश होते हैं, अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा सर कार्यकारी तो कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों ये हमेशा कहां होती है दोस्तों, उच्च न्यायालय में होता है। यहां सुप्रीम कोर्ट और जिला न्यायालय की बात मत कीजिएगा, ठीक है। एकदम अच्छे से याद रखिएगा, एक ऐसा सवाल जो आपका विकेट गिरा सकता है। बहुत ध्यान से पढ़िए, और सही उत्तर क्या है दोस्तों, उच्च न्यायालय। अगली बार सुनिए क्या पूछ सकता है आपसे आयोग कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास में भी कि चाहे कहीं का भी मुख्य न्यायाधीश हो, लेकिन नियुक्ति तो कौन करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति ही करते हैं। ये तथ्य आप याद रखेंगे। अच्छा, कुछ नया सवाल पढ़िए, लिख रहा सर्वोच्च न्यायालय की भांति उच्च न्यायालय को भी अभिलेख न्यायालय का घोषित किया गया, लेकिन कैसे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं और पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख अच्छा, ये आप समझते हैं कि अभिलेख न्यायालय माने क्या होता है, मतलब इन्होंने जो कह दिया सो कह दिया, ठीक है। अभिलेख न्यायालय का दर्जा इन्हें दिया गया है, ठीक है। इन्हें स्पेशल एक शब्द होता है दोस्तों, कोर्ट ऑफ कंडक्ट ऐसे कुछ बोलते हैं। एक बार आप कोई बच्चा जानता हो तो मुझे बताए, मैं स्किप कर रहा हूं यहाँ पे। ये अभिलेख न्यायालय का दर्जा जो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है दोस्तों, ये अनुच्छेद 129 के तहत दिया गया। किसके तहत, अनुच्छेद 129 के तहत। लेकिन अगर यही सवाल कह दे कि हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा, हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दोस्तों किसके माध्यम से दिया गया, किस अनुच्छेद के माध्यम से, तब हमारा जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 215 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 215 याद रखिएगा, जो हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा देता है। तो दोनों अलग अलग सवाल बने ना, ये सवाल और ये सवाल, एकदम आप परेशान। इसी तरह से दोस्तों आपसे वो पूछता है रीट जारी करने का अधिकार, ठीक है। रीट जारी करने का अधिकार, रीट जारी करना दोस्तों, ये जो पावर है, ये पावर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और ये पावर हाई कोर्ट के पास भी है, दोनों के पास है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों अनुच्छेद 32 के माध्यम से रीट जारी करता है, ठीक है। जबकि हाई कोर्ट जो है ये अनुच्छेद 226 के माध्यम से रीट जारी करता है, ठीक है। ऐसे भी सवाल आते हैं, आई बात समझ में। इसी तरह से देखिए एक मिलता जुलता अनुच्छेद दोस्तों आपको मिलेगा कि जब कभी संसद सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है, सुनिएगा ध्यान से, राष्ट्रपति का अध्यादेश, ठीक है। राष्ट्रपति का अध्यादेश जो दोस्तों ये अनुच्छेद 123 में बताया गया। कहां बताया गया, 123 में बताया गया है। जबकि राज्यपाल का जो अध्यादेश है, राज्यपाल का जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति दोस्तों, ये कहां बताया गया है, तो इसी 123 जो लिखा, 2 को पहले कर दिए तो 213 हो जाएगा। तो 213 याद रखेगा। तो ये जो 4-6 सवाल मैंने आपको दिए ना, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एकदम अच्छे से आप अलर्ट रहिए और पढ़ते चलिए, कहीं कंफ्यूजन नहीं है ना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। लिखना निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये सवाल जो दोस्तों ये भौतिक रसायन विज्ञान से संबंधित सवाल है। प्री परीक्षा 2016 में ये सवाल भी आपसे पूछा गया कि हल्के रंगीन कपड़ों की गर्मी में वरीयता दी जाती। बिल्कुल सही है। अगर गर्मी हो रहा दोस्तों, तो गर्मी में जितने हल्के रंग के कपड़े पहनेंगे उतना अच्छा होगा। क्यों, क्योंकि जो हल्के रंग होते हैं ये प्रकाश का अवशोषण नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारा शरीर ठंडा बना होता है, लेकिन हल्के रंग उष्मा को कम अवशोषित करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों। तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी कम कर रहा है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। लिख रहा हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, क्योंकि यह प्रकाश को कम अवशोषित करते हैं। प्रकाश को कम अवशोषित करते हैं, अवशोषित करते हैं, प्रकाश को कम अवशोषित करते हैं। इसीलिए दोस्तों इन्हें क्या दिया जाता है, वरीयता दिया जाता है। इसी तरह से कपड़े का गहरा रंग होता है, ठीक है। याद रखेगा ये प्रकाश का अधिक अवशोषण करता है। प्रकाश का अत्यधिक अवशोषक क्या होता है दोस्तों, अत्यधिक अवशोषक। ये क्या करता है, इसीलिए ठंडी में हमेशा क्या होता है, गाढ़े रंग के कपड़े पहनने चाहिए, खास करके डार्क वाले जो होते हैं, ठीक है। अच्छे परावर्तक वाला रंग होता है। अगर आप परावर्तन चाहते हैं तो दोस्तों जो हल्के रंग जो होते हैं ये क्या करते हैं, परावर्तक कहलाते हैं। जबकि जो गाढ़े रंग होते हैं दोस्तों वो क्या कहलाते हैं, वो अवशोषक कहलाते हैं, ठीक है। इसको याद रखेंगे।
चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दोस्तों जीव विज्ञान का सवाल है, बायोलॉजी का सवाल है, और यह सवाल दोस्तों प्री परीक्षा 2016 में आपसे किया गया। लिख रहा है सितंबर 2016 में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में WHO के द्वारा दोस्तों घोषित किया गया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किसे क्या किया गया, मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, यह आपको बताना है। ठीक है, और कब की बात कर रहा है दोस्तों, ये लिख रहा है 2016 की बात कर रहा है। तो देखिए समय समय पर बहुत सारे देशों को WHO क्या करता है, मलेरिया मुक्त घोषित करता है, मतलब अलग अलग तरीके का टैग देता है कि अब इस देश में कोई जो है इसको मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया। उसी तरह से ये जो 2016 वाला आंकड़ा दोस्तों ये श्रीलंका से संबंधित है। ठीक है, श्रीलंका से संबंधित है। अच्छा, श्रीलंका की दोस्तों दो राजधानियां हैं, अगर आप कभी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। इसकी दो राजधानी दोस्तों, दो राजधानी है। एक तो राजधानी दोस्तों कोलंबो, कौन सी राजधानी दोस्तों, एक राजधानी है कोलंबो और एक राजधानी है जयवर्धनपुरम कोट्टे। ठीक है, क्या है दोस्तों, जयवर्धनपुरे कोट्टे, जयवर्धनपुरे कोट्टे, ये भी याद रखेगा। ठीक है, फिलहाल अपनी जगह है। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल है। फिलहाल 2016 में यहां पर WHO ने इसे मलेरिया मुक्त घोषित किया था। मैं कुछ अच्छे सवाल आपको देता हूं, सुनिए जरा। लिख रहा WHO द्वारा 2016 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। तो चलो ये तो ठीक है कि हमने उत्तर इसका पढ़ लिया कि श्रीलंका को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। लिख रहा भारत के द्वारा जो क्षय रोग मुक्ति है, क्षय रोग मतलब क्या दोस्तों, ये ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहा है, टीबी रोग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, टीबी रोग की बात कर रहा है। और टीबी रोग के लिए दोस्तों जो मुक्ति का लक्ष्य रखा गया वो कब रखा गया दोस्तों, तो 2025 रखा गया। क्या रखा गया दोस्तों, 2025 रखा गया है। और अब जो टीबी से संबंधित जो कार्यक्रम चल रहा था उसका नाम चेंज कर दिया गया, उसका नाम रख दिया गया टीबी उन्मूलन कार्यक्रम। उन्मूलन नहीं, अब उसका नाम रख दिया गया, पहले उन्मूलन था, अब उसका नाम रख दिया गया टीबी समाप्ति कार्यक्रम। क्या रख दिया गया है, टीबी समाप्ति कार्यक्रम। पहले क्या था दोस्तों, पहले समाप्ति की जगह पे उन्मूलन शब्द था, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम था, और अब क्या हो गया, टीबी समाप्ति कार्यक्रम हो गया। ठीक है, ये हो गया कुछ दोस्तों नॉर्मल सवाल। अब मैं कुछ और स्पेशल सवाल आपसे पूछ रहा हूं, जरा बताइएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि आज का जो सवाल दोस्तों है मलेरिया मुक्त का सवाल है। ठीक है, मलेरिया मुक्त का सवाल है। अगर आपसे मान लीजिए ये सवाल पूछ दे कि भारत को मलेरिया मुक्त रखने का जो लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, भारत जो अपना मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य रखा है ये कब का रखा, कब तक भारत जो है मलेरिया मुक्त हो जाएगा, क्योंकि जब भारत हो जाएगा तभी WHO भी करेगा। तो याद रखेगा इसके लिए जो लक्ष्य है दोस्तों ये है 2027। क्या रखा गया है, 2027। भाई आज श्रीलंका पूछा है ना, कल आपसे भारत पूछ सकता है ना, तो जब भारत पूछेगा तो जवाब क्या देना, 2027 तक भारत क्या हो जाएगा, मलेरिया मुक्त हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए अगर आपसे ही करंट अफेयर का डेटा पूछ देता कि अभी 2021 में मलेरिया मुक्त कौन सा देश हुआ है, मलेरिया मुक्त देश घोषित हुए, ये तो 2016 का था। तो मलेरिया मुक्त देश कौन घोषित हुआ दोस्तों, जिसको WHO ने क्या कर दिया, प्रमाणित भी कर दिया दोस्तों। तो उस देश का नाम क्या दोस्तों, अब जाके दोस्तों चीन क्या हुआ दोस्तों, मलेरिया मुक्त हुआ है। और चीन के साथ साथ एक और देश है अल सल्वाडोर, कौन सा दोस्तों, अल सल्वाडोर। ये दो ऐसे देश है दोस्तों जिनको अभी मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। ठीक है, इसको याद रखेगा। और याद रखेगा 2023 में, ठीक है, 2023-24 के दौरान दोस्तों यहां पर मॉरिशस को भी दोस्तों, मॉरिशस का नाम सुना ना, तो मॉरिशस को भी दोस्तों मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया, ये भी याद रखेगा। और अल्जीरिया, ठीक है, और अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया को ये किया गया था। और अभी दोस्तों एकदम आंकड़ा दे आपको कि स्पेशली 2024 में, ठीक है, अभी मतलब एक दो दिन पहले की बात है, आपने अफ्रीका में एक देश है दोस्तों केप वर्ड, कौन सा देश है दोस्तों, केप वर्ड। वैसे ये जो तीनों देश है दोस्तों याद रखेगा ये अफ्रीका में स्थित देश हैं, ये मॉरिशस भी अफ्रीका के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, केप वर्ड याद रखिएगा, इसको भी मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों क्या है, ये भी मलेरिया मुक्त के लिए ही पढ़ रहे हैं, ये आप याद रखेंगे मलेरिया मुक्त। ठीक है, तो कुछ आप लेटेस्ट आंकड़ों को भी पढ़ते चलिए, क्योंकि ऐसे सवाल विषय से तो है ही हैं लेकिन उसके साथ साथ करंट अफेयर में भी रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें आई हैं, हमारी टीम अब किताबों पे काम करना शुरू किया और बहुत इत्मीनान से हम काम कर रहे हैं। तो ये समीक्षा अधिकारी की किताब अभी कोम्बो में आपको अवेलेबल है। ठीक है, मैंने कहा था ना कि जीएस की किताब अब समाप्त हो चुकी, तो इसकी अब स्टॉक खत्म हो चुकी है। मेरे पास गिनती के 25-30 पीस दोस्तों बचे हैं जो कोम्बो में पैकिंग है। इन दोनों किताब को एक साथ रैप करके पहले से पैक करके रखा था, तो अब उसकी पैकिंग हटाएंगे, फाड़ेंगे, फिर अलग अलग करेंगे, तो वो एक बार कि अब जान दो 25-30 तो ऐसे भी निकल जाएगा। तो ये अब केवल बचे दोस्तों आपके कोम्बो में, अब 25-30 के बाद ये
एक किताब जो जीएस वाली है समाप्त होने वाली, ठीक है। और जो दूसरी हमारी सुपर सेलिंग बुक है ये दोस्तों आपकी अपनी हिंदी की किताब। जी हाँ, अगर आपके पास एक किताब नहीं है तो कहीं ना कहीं तैयारी अधूरी रहेगी। हिंदी की बात करें, भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए उसके लिए दोस्तों बेहतरीन बुक है। 634 पेज की किताब है। इस किताब की जो साइज है ना, मार्केट में आप हो सकता है इससे भी मोटी किताबें मिल जाए 600-700 पेज की, लेकिन साइज वाइज इससे छोटी रहेंगी। ये साइज में भी बड़ी है और पेजेस भी ज्यादा हैं। सर क्या बताना चाहते हैं? ये बताना चाहते हैं कि इस किताब में 36 चैप्टर विस्तार से दिया गया है और 6000 सवाल हैं। कितने सवाल हैं? 6000 सवाल इस किताब में आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो ये किताब आपके लिए बेहतर ही है, तो लेके देखिए दोस्तों, बहुत शानदार बुक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे लिया जाए? तो देखिए आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर कहीं डाउट है तो, या फिर एप्लीकेशन वेबसाइट पे आके डायरेक्ट ऑर्डर कर लीजिए तो अच्छी बात है, या कहीं दिक्कत हो रहा हो तो आप 6350099191 पर दोस्तों हमसे संपर्क करिए, हमारी टीम आपसे जुड़ जाएगी। अगला जो सवाल दोस्तों, ये सवाल इकोनॉमिक्स का सवाल है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये सवाल भी दोस्तों प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। लिख रहा है इंडियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सिटी बैंक और सारस्वत बैंक। अच्छा ये कौन सा बैंक है? तो इंडियन बैंक तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये सार्वजनिक बैंक हो जाएगा। इंडियन बैंक तो सार्वजनिक बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक दोस्तों निजी बैंक हो जाएगा। सिटी बैंक दोस्तों विदेशी बैंक हो जाएगा और सारस्वत बैंक दोस्तों सहकारी बैंक हो जाएगा, यही ना। तो पहले का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, दूसरे का 3 हो जाएगा, तीसरे का 1 हो जाएगा और चौथे का जो 2 हो जाएगा। तो 4 3 1 2 याद रखेगा, 4 3 1 2 यानी ऑप्शन नंबर 4। कई बार से दोस्तों 4 नंबर वाला ही सही हो रहा लगातार। चलिए कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए। तो इंडियन बैंक दोस्तों किस प्रकार का बैंक है? तो इंडियन बैंक दोस्तों यह सहकारी कह रहा हूं, यह जो है सार्वजनिक बैंक है। क्या दोस्तों? सार्वजनिक बैंक है। अच्छा सवाल ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान में कितने सार्वजनिक बैंक है? मान लीजिए पूछ दिया तो क्या जवाब देंगे? वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है? 12 है। कितनी है? सार्वजनिक बैंकों की संख्या 12 है। उसी तरह से जो दूसरा सवाल दे रहा दोस्तों, यह दे रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। तो यह किस प्रकार का बैंक है दोस्तों? यह निजी बैंक है। क्या गलती देखा जा रहा है, ठीक है। यह क्या दोस्तों? निजी बैंक है। अगली बार दोस्तों क्या सवाल बन सकता है आपसे कि वर्तमान में निजी बैंकों की कुल संख्या कितनी है? तो क्या बताएंगे? यहां 12 याद रखेगा, इनसे 10 ज्यादा कर दीजिएगा तो 22, ठीक है। 22 निजी बैंक है, ठीक है। तीसरा सवाल सिटी बैंक दिया ना, तो सिटी बैंक क्या दोस्तों? सिटी बैंक जो है ये विदेशी बैंक है। क्या दोस्तों? ये भारत के बैंक नहीं है। सिटी बैंक विदेशी बैंक है। और वर्तमान में कितने विदेशी बैंक भारत में काम कर रहे हैं? तो 22 दूना के 44 विदेशी बैंक दोस्तों भारत में काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जो सारस्वत बैंक दिया दोस्तों, यह क्या है? यह सहकारी बैंक है। क्या है दोस्तों? यह सहकारी बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक का नाम सुना है ना, यह सहकारी बैंक है। वर्तमान में सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? तो ये तो दोस्तों बहुत ज्यादा हैं, क्वांटिटी में कई हजार होंगे। हाँ मैं आपको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में बता सकता हूं, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को याद रखेगा, इसको आरआरबी कहते हैं, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। तो ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है दोस्तों, आरआरबी, अगर आपसे पूछा स्थापना 1975 में हुआ था और इनकी संख्या कुल कितनी दोस्तों? तो 56 है, ठीक है। हाँ मुझे सहकारी बैंकों की संख्या नहीं पता तो नहीं पता, क्या मैं गूगल थोड़े हो कि मैं सब बताऊंगा आपको। अब मन में सोचो सर जिला सहकारी बैंक कितने हैं, कोऑपरेटिव बैंक, अरे जो इंपॉर्टेंट है 12 22 44 याद रखिए, ठीक है। यहाँ आरआरबी याद रखिए। तो ये सारे सवाल आते हैं परीक्षा में, इनको याद रखिए, दिमाग सही जगह खर्च करना है ना। तो मैंने कभी देखना भी नहीं चाहा, देखा होता तो शायद याद भी हो जाता, तो लेकिन दिमाग में कभी आया नहीं, ठीक है। और मैं बताने वाला भी नहीं था आपको, तो अचानक से दिमाग में क्लिक कर दिया तो आ गया, दिमाग में बता दिया आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ। ये तो हमारा जो सवाल था इकोनॉमिक्स का सवाल हो गया। अगला सवाल दोस्तों है हमारा इन्वायरमेंट का, ठीक है। इन्वायरमेंट का जो सवाल है समझिए, लिख रहा प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया भी सवाल है कि भीतर कनिका गगन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा भीतर कनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है इसके बारे में पूछ रहा है। लिख रहा है यह वंशधारा और स्वर्णरेखा नदियों के डेल्टा पर स्थित है दोस्तों। तो पहला वाला पॉइंट क्या है? बिल्कुल गलत लिखा है, मैं भी बताता हूं। और यह पश्चिम बंगाल में है दोस्तों, यह भी गलत लिखा है। तो मतलब क्या गलते देना था, ना तो 1 ना ही 2, ये सही हो जाएगा। ये दोनों कथन गलत है। अब बात आती सर कथन गलत है तो सही कैसे होगा? ये सही करते हैं। लेकिन भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है दोस्तों? अगर इसकी स्थिति पूछे तो जवाब क्या देंगे? उड़ीसा बताएगा। कहां बताएंगे दोस्तों? यह कहां पर स्थित है? यह उड़ीसा में स्थित है। भीतरकनिका मैग्रो वन दोस्तों कहां स्थित है? तो भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है, भीतरकनिका नाम का मैग्रो वन भी है। तो ये दोनों चीजें दोस्तों उड़ीसा में है, कहीं अलग से किसी दूसरे राज्य में नहीं जाना, ठीक है। तो उड़ीसा इसका भी जवाब हो जाएगा, ठीक है।
अब आइए बात करते हैं, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो पहली बात तो यह है कि दोस्तों यह राष्ट्रीय उद्यान है, पहली बात तो यह है कि राष्ट्रीय उद्यान इसलिए जाना जाता है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे सुंदरबन डेल्टा का नाम सुना है, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन वहां पर है, उसी तरह से भीतरकनिका में भी मैंग्रोव वन है, तो इसको भी याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा कछुआ के लिए फेमस है। जी हाँ, यहां दोस्तों यहां रीडले कछुआ आता है, जो विदेशी कछुए होते हैं दोस्तों वो आते हैं, खास करके उनका नाम क्या दोस्तों? रीडले। ठीक है, रीडले कछुआ, ये अमेरिकी कछुए दोस्तों, वो आते हैं इस जो है राष्ट्रीय उद्यान के तट पर, तो याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों सफेद मगरमच्छ यहां पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? सफेद मगरमच्छ पाए जाते हैं, उसके लिए भी दोस्तों ये भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, इसको याद रखेगा। ठीक है, और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान को क्या नाम दिया जाता है दोस्तों? इसको भारत का मिनी अमेजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसे अमेजन जो दोस्तों, अमेजन जंगल तो सुना होगा, दक्षिण अमेरिका में स्थित है दोस्तों अमेजन का जंगल, उसी तरह से ये जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है इसे मिनी अमेजन का नाम दिया जाता है, ये तथ्य याद रखेगा। और बात आती दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? नदी जब पूछे तो बताइए दोस्तों, ब्राह्मणी नदी और वैतरणी नदी। ठीक है, ब्राह्मणी नदी और वैतरणी नदी के डेल्टा क्षेत्र में दोस्तों स्थित है। कौन स्थित है दोस्तों? ये भीतरकनिका स्थित है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अभी तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ना, यहां उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, अगला सवाल दोस्तों कृषि से संबंधित सवाल है, आइए पढ़ते हैं। ये यूपी यूडीए का एग्जाम हुआ था प्री 2010 में, उसमें दोस्तों पूछा गया सवाल है कि सेंट्रल एरिड होता है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों कहां पर स्थित है? बहुत कंफ्यूजन है कसम से, जब इसको गूगल सर्च करेंगे आपको दो उत्तर मिलेगा, एक मिलेगा जोधपुर, एक मिलेगा हैदराबाद, लेकिन जो सही है मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, वो सही क्या दोस्तों? जोधपुर सही है। हमेशा याद रखें दोस्तों, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर। ठीक है, जोन रिसर्च सेंटर जब भी आपसे पूछे तो क्या बताएंगे आप? जोधपुर बताएगा, गलती से भी हैदराबाद मत कीजिएगा। आप गूगल सर्च करके देखिए, आप जो मैं बता रहा हूं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप गूगल सर्च करो, आपको लगेगा कि हाँ सर कई जगह तो मैंने हैदराबाद पढ़ा, लेकिन सही क्या है? जोधपुर। सुनो, आपसे अगर पूछे शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान, क्या पूछे दोस्तों कि शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तब दोस्तों क्या बताएंगे? तब भी आप बताएगा जोधपुर। क्या बताएंगे? जोधपुर। अब ध्यान से सुनना, सर ये जोधपुर और हैदराबाद का कंफ्यूजन क्या है? एक अक्षर का कंफ्यूजन है। अगर आपसे पूछे दोस्तों केंद्रीय बरानी, सुनिएगा ध्यान से, क्या पूछे? केंद्रीय बरानी कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों? तब आप बताएगा दोस्तों हैदराबाद। क्या बताएगा? हैदराबाद बताएगा, ये आप याद रखेगा। ठीक है, हैदराबाद बताएगा, लेकिन यहां ध्यान देंगे बरानी, क्या लिखा रहेगा? बरानी लिखा रहेगा, तब आप ध्यान देना। अगला है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी, ध्यान दीजिएगा, उपोष्ण बागवानी संस्थान दोस्तों ये कहां पर स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन दिया था वहां बंगलौर ना, तो ये बेंगलोर में स्थित है, याद रखेगा। उपोष्ण बागवानी संस्थान ये कहां पर स्थित है? बंगलौर में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च दोस्तों कहां स्थित है? तो प्लाज्मा रिसर्च आपके अहमदाबाद में स्थित है। कहां स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है प्लाज्मा रिसर्च। ठीक है, तो ये सारे तथ्य आप याद रखते चलिए, सवाल यहां से भी आते हैं, अपने आप में एंटीक सवाल हैं सब, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल जो है ये यूपी स्पेशल का सवाल। देखिए साइंस टेक के सारे सवाल मैंने आपको पढ़ा दिए, अब सिंगल सवाल नहीं बचे हैं। समीक्षा अधिकारी में अब तक जितने भी साइंस टेक के सवाल हुए थे वो मैंने सब पढ़ा दिए, इसलिए यूपी स्पेशल के सवालों की संख्या कितनी हो गई है? दोगुनी कर दिया गया, दो सवाल आ रहे हैं। तो प्री परीक्षा 2017 में यूपी स्पेशल से सवाल दिया कि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? किसकी बात कर रहा दोस्तों? उत्तर प्रदेश किसका उत्पादन करता है? तो लिख रहा गेहूं, आलू का तो करता है, गेहूं का करता है, लेकिन मूंगफली का अग्रणी उत्पादक कौन है दोस्तों? गुजरात है। इसकी वजह से ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। गेहूं, आलू, गन्ना ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहां आलू गन्ना दिया, कपास गलत हो जाएगा, यहां आलू गन्ना धान गलत हो जाएगा। धान का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है दोस्तों? तो धान का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों होता है पश्चिम बंगाल में। कहां होता है? पश्चिम बंगाल में। और कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्तों ये कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में होता है। ठीक है,
महाराष्ट्र और गुजरात में होता है, ठीक है, तो इन जगहों पर होता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर सी और डी भी गलत हो जाएंगे। तो जो सही उत्तर है दोस्तों ये है बी ऑप्शन याद रखेगा। गेहूं आलू गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश राज्य की महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सी है? तो हमारी नगदी फसल दोस्तों गन्ना है। क्या दोस्तों? गन्ना। अच्छा याद रखेगा, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन तो उत्तर प्रदेश करता है, लेकिन दोस्तों सर्वाधिक चीनी मिल कहां पर दोस्तों? चीनी मिल अगर आपसे पूछ दे, चीनी मिल, सर्वाधिक चीनी मिल। अब लोगों को लगेगा कि गन्ना जो उत्तर प्रदेश में है तो चीनी मिल भी उत्तर प्रदेश में होगा, लेकिन यह गलत उत्तर है। सर्वाधिक चीनी मिल कहां पर दोस्तों? यह महाराष्ट्र राज्य में। यहां बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, ठीक है, बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। एक सवाल और याद रखेगा, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? गन्ना अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहां पर स्थित है? गन्ना अनुसंधान संस्थान ये आपके लखनऊ में स्थित है। कहां स्थित है? लखनऊ में स्थित है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे सुगर ब्रीडिंग केन, ठीक है, सुगर यानी सुगर ब्रीडिंग केन उसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? गन्ना क्या बोलते हैं? ब्रीडिंग, ठीक है। आप सुगर ब्रीडिंग केन याद रखेगा, सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ये कहां पर दोस्तों? तो ये है कोयम्बटूर में स्थित है। कहां स्थित है? कोयम्बटूर में स्थित है। ये भी गन्ना से संबंधित है, सुगर केन गन्ना को ही कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन कहां होता है दोस्तों? तो सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन कहां होता है? गुजरात राज्य में होता है। सर्वाधिक धान का उत्पादन कहां होता है दोस्तों? तो याद रखेगा, सबसे ज्यादा धान का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। लेकिन अगर हमसे प्रति हेक्टेयर पूछे तब, अगर हमसे प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन पूछे तब का जवाब देंगे, तब हम कहेंगे पंजाब। क्या करेंगे दोस्तों? पंजाब जवाब देंगे, क्योंकि पंजाब में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन होता है। सर्वाधिक कपास उत्पादन क्या होता है? ये तो 3 राज्य मैंने ऐसे बता दिया दोस्तों जहां कपास की खेती होती है। कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जब भी पूछेगा तो फिर से आपका गुजरात ही आ जाएगा, ठीक है। कपास को और क्या कहते हैं दोस्तों? कपास को सफेद सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कपास को सफेद सोना भी कहते हैं। ये लाइन भी आप याद रखेगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दोस्तों, ये सवाल भी जो है ये आपके यूपी स्पेशल का ही सवाल है और प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है कि प्रथम दीनानाथ हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहां पर स्थित है? आपको बताना है, ठीक है। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र, ठीक है। दीनदयाल दोस्तों एक रेलवे स्टेशन का भी नाम रखा गया, डीडीयू आपने सुना होगा, ठीक है। ये पहले दोस्तों मुगल सराय जंक्शन था जिसका नाम, उसका नाम बदल के अब डीडीयू कर दिया गया दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर, और फिलहाल ये यहीं बनारस से संबंधित है। तो दीनदयाल हस्तकला संकुल कहां है दोस्तों? ये आपके वाराणसी में स्थित है, ठीक है। कुछ नया सवाल करिए, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान ये कहां पर स्थित है? हथकरघा तकनीकी संस्थान, जो लोग वाराणसी में रहते भी होंगे उन्हें भी नहीं पता होगा कि भाई हथकरघा तकनीकी संस्थान है ये वाराणसी में ही स्थित है, याद रखेंगे। चमड़ा प्रौद्योगिकी पार्क दोस्तों कहां पर स्थित है? चमड़ा प्रौद्योगिकी पार्क ये आपके उन्नाव में स्थित है। दोस्तों पिछली क्लास अगर आपको याद हो तो मैंने दोस्तों चमड़ा से संबंधित एक बताया था अनुसंधान संस्थान, वो कहां पर दोस्तों? विपणन केंद्र वगैरह जो था वो आगरा में स्थित है, याद रखेगा, ठीक है। केंद्रीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान की स्पेशली जब बात करें तब आप अपना जवाब दोस्तों कानपुर दीजिएगा, तब आप अपना जवाब क्या देंगे? कानपुर देंगे। यह तथ्य आपको याद रखना है। आखिरी सवाल दोस्तों विविध वाले चैप्टर से मैं दे रहा हूं आप सभी को, सुनिए। ये मेंस परीक्षा 2016 में विविध में पूछा गया सवाल है। यहां पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना और आपको बताना कौन किस वर्ष से संबंधित है, और अपने आप में डिफिकल्ट सवाल भी है। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संपोषण और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। इसमें से दोस्तों 2 आसान है, एक तो जल मिशन और एक कृषि सतत मिशन। ये 2 चीजें मुझे लगता है बच्चों को पता होगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या उत्तर होना, ठीक है। जो अच्छा राष्ट्रीय जल मिशन की बात करें दोस्तों, तो जल मिशन ये 2011 की बात है, सब दोस्तों पहले ही हुआ था जब बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी, उसके पहले यूपीए की सरकार थी, उसी में हुआ था। और सतत मिशन जो कृषि मिशन दोस्तों ये 2008 में हुआ था। तो बी का 2 और डी का 4, बी का 2 कहां पे मिल रहा है दोस्तों? तो बी का 2 और डी का 4 दोस्तों आपको यहीं पर मिल रहा है, यानी ये वाला उत्तर हमारा सही हो सकता है। तो राष्ट्रीय संबंधित ऊर्जा क्षमता मिशन ने 2009 से संबंधित है, और पारिस्थितिकी संपोषण जो दोस्तों ये 2014 से संबंधित है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो सतत कृषि मिशन पहले याद रखेगा, सतत कृषि मिशन दोस्तों ये वर्ष 2008 से संबंधित है। इसी के बाद 2009 में याद रखेगा जो नरेगा था दोस्तों, नरेगा जो था उसका नाम क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मनरेगा
मनरेगा कर दिया गया, मनरेगा कर दिया, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, मनरेगा कर दिया गया, ठीक है। ये कब किया गया था दोस्तों? ठीक इसके बाद यानी 2009 में, ठीक है। राष्ट्रीय संबंधित ऊर्जा जो लिख रहा दोस्तों, ऊर्जा क्षमता मिशन, ये कब से संबंधित है? 2009 से संबंधित है। राष्ट्रीय जल मिशन कब से संबंधित है? 2011 संबंधित है। और राष्ट्रीय हिमालयी पार्ष की संपोषण, ये 2014 से संबंधित है। तो कुछ सवाल तो ऐसे आते हैं परीक्षा में जो समझ लीजिए कि 1-2% बच्चे ही सही कर पाएंगे, सब नहीं कर पाएंगे। ये उसी टाइप का सवाल था, ठीक है। जब आप बहुत मेहनत करेंगे, चीजों को समझेंगे, तब जाके सही होगा, अन्यथा फिर गलत ही होगा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जिन बच्चों ने अभी किताब परचेज नहीं किया है वो एक बार परचेज कर ले। यहाँ पर हमारे पास एक कोम्बो में भी अवेलेबल है दोस्तों, ज्यादा नहीं, 20-25 किताब, 30 किताब तक होगा अधिक से अधिक, ठीक है। तो 30 किताब ही अवेलेबल है, अगले 1-2 दिन में दोस्तों समाप्त हो जाएगा। इसके बाद ना कहिएगा, क्योंकि जीएस वाला समाप्त हो जाएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, फिर आप बार बार कबूल ना कराइएगा, फिर कितना भी मांगेंगे हम प्रिंट नहीं करा पाएंगे, क्योंकि सामने एग्जाम है। और ये हमारी स्पेशल किताब और आ चुकी है दोस्तों, ये नया संस्करण है। जो हिंदी आपके पास होगा ना, वो पुराना संस्करण होगा, उसमें 5000 सवाल होंगे, इसमें 1000 नए सवालों को शामिल किया गया, क्योंकि पूरे 2 साल में जो एग्जाम हुए ना, उन सवालों को भी दोस्तों यहाँ ढूंढ ढूंढ के शामिल कर लिया गया। तो ये किताब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बाकी चैप्टर में भी दोस्तों कई जगह चेंजेस की जरूरत थे, कई नई चीजें मुझे जोड़नी थी, तो मैंने इस किताब में जोड़ा। और जोड़ने की वजह से जो किताब थी वो पहले 504 पेज की थी, अब बढ़कर 634 पेज हो गई, ठीक है। तो आप जोड़ेंगे तो लगभग 130 पेज के आसपास दोस्तों बढ़ोतरी हो गई है, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो 634 पेज की किताब बहुत मोटी किताब है और बहुत शानदार किताब है। एक बार आप लेके देखिए, फिर आप याद कीजिएगा। टेस्ट सीरीज जो हमारा है दोस्तों, टेस्ट सीरीज जरूर अटेंड कीजिए। जितना ज्यादा टेस्ट देंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और मजा भी आएगा, ठीक है। सेशन ही समाप्त होता है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक निवेदन आप सभी से रहेगा, जिन बच्चों को ये क्लास अच्छी लगी हो वो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। पीछे के क्लास दोस्तों आप जाके जरूर देखिए, रिवीजन के तौर पे देखिए, सारा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। इतनी अच्छी श्रृंखला आपको कहीं नहीं मिलने वाली यूट्यूब पे, चाहे आप कितना भी ढूंढ लो, ठीक है। तो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा आप सभी का, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।